चलिए, लिखिए कंसीडर एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें नो एनसीआई, ये तो कंफर्म है, एंड डीओए नॉट इक्वल टू डीओसी। एक्विजिशन की डेट अलग है और कंसोलिडेशन की डेट अलग है। ठीक है, लिखिए एच लिमिटेड एक्वायर्स 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को एच ने एस के सारे शेयर खरीद लिए। तो क्लियर हो गया कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसी भी शेयर होल्डर का नहीं है। एस लिमिटेड के सारे शेयर एच के पास हैं, एच लिमिटेड एस को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। अब लिखिए बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड as at 31st March 19 is as follows। ये बैलेंस शीट अब 1 अप्रैल 18 की नहीं दे रखी है, 1 अप्रैल 19 की दे रखी है, 31 मार्च 19 की दे रखी है। ठीक है सर, अब क्या करना है? मैंने कहा लिखिए भाई बैलेंस शीट इकतीस मार्च 19 ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, जरा मैं ट्रेडिशनल फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट दे रहा हूं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल फॉर्मेट, थोड़ा सा इजी लगता है उससे, और कोई बात नहीं है। तो सर हम भी बना लें? मैंने कहा बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने में। तो सर एक तो इधर लाइबिलिटीज लिख दो। हाँ सर, ये मस्त बैलेंस शीट लगती है। लाइबिलिटीज एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों की कॉलमनर फॉर्म में। इधर सर आप असेट्स लिख दो, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। सर इधर एक तो आएंगी नॉन करेंट असेट्स। सर एक अपन इन्वेस्टमेंट अलग से लिख दो, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। और मैंने कहा और क्या लिखना है? तो बोले सर एक काम करो, अब आप सर करंट एसेट्स भी लिख दो इसमें। मैंने कहा लिख दूं पक्का? आपने बोला हाँ सर पक्का करंट एसेट्स लिख दो। मैंने कहा इधर लाइबिलिटीज में क्या करना है भाई आप बता दो। तो बोले सर एक काम करो, इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिखो। मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद प्रेफरेंस कैपिटल लिख दूं क्या? आपने बोला सर अभी प्रेफरेंस कैपिटल का लफड़ा छोड़ो, आगे वाले किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल भी देखेंगे, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, ज्यादा जोश में मत आओ। मैंने कहा जी ठीक है। अब सर रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो। मैंने कहा जनरल रिजर्व और P&L अलग अलग दिखा दूं क्या? बहुत सारे हो सकते हैं। बोले सर हो तो बहुत सकते हैं, पर आप तो अभी कॉमन लिख लो सबका, सरप्लस। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और सर यहां लिख लो नॉन करेंट लाइबिलिटी। और लिख लें सर करंट लाइबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया। ये है जी। अब यहां पे हम ले लेते हैं 20 लाख।
यहां ले लेते हैं 12 लाख, यानी 2 लाख शेयर हो गए 10 रुपए वाले, और यहां पे 1,20,000 शेयर हो गए 10 रुपए वाले। रिजर्व एंड सरप्लस इसके ले लेते हैं 6 लाख, और इसके हम ले लेते हैं 4 लाख, और यहां पर नॉन करेंट लायबिलिटी 5 लाख की ले लेते हैं, करेंट लायबिलिटी 3 लाख की ले लेते हैं, यहां पे 2,50,000 की ले लेते हैं, और ये 1,50,000 का ले लेते हैं। तो 34 लाख तो यहां टोटल आ जाता है। चेक कर लेना, मुझसे टोटल गलत लग जाए तो मुझे बता देना। और ये 20 लाख का टोटल यहां पे आ जाता है। अभी एस लिमिटेड में कोई इन्वेस्टमेंट यहां नहीं है, और ये पूरे 1,20,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड सारे खरीद रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सब्सिडरी कंपनी की एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल ही एच लिमिटेड की बुक्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में है। लेकिन जरूरी नहीं है 12 लाख के शेयर 12 लाख में लिए हो। इन्वेस्टर हमेशा शेयर ओपन मार्केट से खरीदता है, तो 12 के शेयर 11 में, 13 में, किसी में भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं ये प्राइस है 13 लाख रुपए, 13 लाख। करंट एसेट इसकी 7 लाख ले लेते हैं, तो 20 हो गया, 13 और 7 20, और ये 34 करना है तो 14 लाख हो गया। तो ये 34 लाख का टोटल हो जाता है। यहां 20 लाख करना है, ये हो गया। ये मस्त जो है बैलेंस शीट आपके सामने है। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी, प्रिपेयर सीबीएस एज ऑन 31 मार्च 19। आप देख सकते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 18 थी, और बनाना है 31 मार्च 19 को। ऊपर करना सर एक बार। यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 19 को। ऐसा नहीं है 1 अप्रैल 18 को नहीं बनी होगी। जब एक्वायर किया सेम डे भी बन सकती थी, उस दिन भी मर्ज कर सकते थे, वो हमने सीखा। अब यहां पे लिखिए बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड 1/4/2019 1/4/2018 ओपनिंग डेट पर, यानी जब एक्वायर किए तब जो रिजर्व था वो 2 लाख रुपए था। तो अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 19। ठीक है, मैं आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ट्रेडिशनल फॉर्मेट में आज बनवा रहा हूं।
हालांकि जब हम मेन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ट्रेडिशनल फॉर्मेट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट ही यूज करेंगे, पर अभी एग्जांपल से तो हम कर सकते हैं। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। तो देखिए कंसोलिडेशन का प्रोसीजर इंड एज 110 के हिसाब से हमने आपको बताया था। नॉन करेंट असेट्स, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को जोड़ दी 14 और 11। कंसोलिडेशन का मतलब जोड़ना है। चौदह प्लस 11, बड़ा इजी लगेगा चैप्टर सर, ये तो बहुत इजी है। 14 और 10 24 सर, 25 लाख की तो नॉन करेंट असेट हो गई जी। अभी इन्वेस्टमेंट को छोड़ रहे हैं एक बार। करेंट असेट्स सर सिंपल है, 7 और 9 जोड़ दीजिए। मैंने कहा जोड़ दें, बोले हाँ सर जोड़ दीजिए, थोड़ा जोड़ दीजिए। मैंने कहा थोड़ा क्यों, पूरा जोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए लॉजिकली, इसको ऐसे समझिए यहां पर कि कंसोलिडेशन की जो डेट है, ध्यान दीजिए, उस दिन बकायदा सब्सिडरी एस लिमिटेड की जो असेट्स हैं वो एच लिमिटेड की एसेट में जुड़ रही हैं। मतलब एच लिमिटेड अपनी बुक्स में एस लिमिटेड की एसेट्स को डेबिट कर रहा है। अरे एंट्री होगी, पोस्टिंग होगी, तो ही तो बैलेंस शीट में बैलेंस आएगा। हालांकि कंसोलिडेटेड जर्नल बनाना प्रैक्टिकली बनता भी नहीं है, आप डायरेक्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं उसकी सेपरेट बैलेंस शीट से। ठीक है, अब एक बार यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। भाई एक बात तय है कि सेपरेट बैलेंस शीट जो टैलीड थी, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी उनकी टैली होगी, नो डाउट, बैलेंस शीट तो टैली होनी है। दूसरी बात यह है कि कंसोलिडेशन का मतलब है जोड़ दो, तो जो फिगर सेपरेट बैलेंस शीट में आए थे बस वही सारे ही कंसोलिडेट में आना चाहिए। बस ये हो सकता है कि वो कहीं इधर उधर मर्ज होके आ जाएं। कैसे देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, हम वही सीख रहे हैं, बहुत इजी है। मन से इस डर को निकाल दीजिए कि कंसोलिडेशन बहुत कठिन टॉपिक है। मुझे तो बहुत इजी टॉपिक लगता है ये करेंट लाइबिलिटीज। सर करना क्या है, मैंने कुछ नहीं करना, जोड़ो रे, 3 और 1.5 जोड़ दो, नॉन करेंट लाइबिलिटी 3 लाख और 1.5 लाख। अभी हमारा उद्देश्य प्रेजेंटेशन सीखना नहीं है, अभी हमारा उद्देश्य कंसोलिडेशन सीखना, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं फॉर्मेट पर ध्यान देने की। ये 4.5 लाख। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है सर, 5 और 2.5। तो सर आप 5 और 2.5 को जोड़ दीजिए, तो सर ये 7.5 हो गई। तो ऑल करेंट असेट, नॉन करेंट असेट, करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर कंबाइंड, आर एग्रीगेटेड। ठीक है, ये एक बेसिक कंसोलिडेशन की बात हो गई। यस सर। अब बच क्या क्या गया सर, यार एक बात बताओ, ये भी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीजें बच गई हैं आपकी, ये सारी चीजें बच गई हैं आपकी। मैंने कहा हाँ यार ये बच तो गई, अब क्या करना है, बस इन्हीं के बारे में हमें सीखना है। ये सारे फिगर जो बच गए हैं उनकी बातें अभी हम करने वाले हैं, बाकी आएंगे, यही अल्टीमेट इफेक्ट इसका आना चाहिए, बस ये बात समझ लीजिए। ठीक है ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी हमारे क्वेश्चन में है, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की, पेरेंट कंपनी की ही आती है। तो यहां पर हमने लिख दिया 20 लाख। तो आपको टेंशन इस बात का कि सर ये शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखी, एक्चुअली समझना, ये जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी की, ये रिप्रेजेंट कर रही है होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट, राइट और रॉन्ग? राइट सर। जो सब्सिडरी कंपनी की 12 लाख की शेयर कैपिटल है, 1,20,000 शेयर 10 रुपए वाले, वो सब्सिडरी की लाइबिलिटी में है और होल्डिंग के असेट में है। तो सीधी सीधी बात है, एक बात समझिए, मुझे आपसे 100 रुपए लेने हैं और आपको मुझे आपको से 100 रुपए अगर लेने हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, तो आपको 100 रुपए देने हैं,
तो हम दोनों जब तक अलग अलग हैं तब तक तो बोलेंगे मुझे लेने आपको देने, पर हमारा दोनों का बिजनेस मर्ज हो गया तो अपने आप से लेना देना कैसे दिखाएं, राइट और रॉन्ग? सही बात है। सही बात है। तो हम इसको भी एडजस्ट करते हैं। इंडेक्स 110 कहता है कि भैया सब्सिडरी कंपनी, हाँ अलग ही अभी एनसीआई नहीं है, अभी इसमें एनसीआई नहीं है, ये पूरी सब्सिडरी कंपनी की जो 12 लाख की शेयर कैपिटल है ये पूरी की पूरी 1,20,000 शेयर होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट है। आगे जाके ऐसे भी कैसे जाएंगे जब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा, जब ये 12 लाख में से मान लीजिए केवल 80% कैपिटल ही होल्डिंग कंपनी ने ले रखी, 20% किसी और का है, वो सिचुएशन अलग आएगी। लेकिन अभी एनसीआई नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो 1,20,000 शेयर 12 लाख की जो कैपिटल है एस लिमिटेड की, वो पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो एस लिमिटेड के लिए जो लायबिलिटी है वो इन्वेस्टमेंट है एच लिमिटेड का, लेकिन वो 12 लाख पे जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल तो नॉमिनल वैल्यू पे आती है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आते हैं। 12 लाख की चीज 13 में खरीदी, 14 में खरीदी, 20 में खरीदी, 16 में खरीदी, कुछ भी हो सकता है, 11 में खरीदी, कुछ भी हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 13 लाख पर है। तो इंडेक्स 110 कहता है कि भैया 12 लाख रुपए एक की लायबिलिटी है और एक की एसेट 13 लाख है, तो इनको अलग अलग मत लिखो, इसको मर्ज कर देंगे। लेकिन मर्ज कैसे करेंगे जरा देखें। और सर ये तो चलो इन दोनों का तो हो गया, सर ये तो आपने लिख दी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे हैं इनको मर्ज करेंगे, सर ये इनका क्या होगा सर, ये रिजर्व एंड सरप्लस तो जोड़ दो सर एज इट इज। नहीं, इसको भी जरा नहीं जोड़ पाएंगे, इसके साथ ट्रीटमेंट होगा। ठीक है सर, क्या ट्रीटमेंट होगा जरा बताएं। मैंने कहा जी बिल्कुल बताएंगे भी आपको। स्टार्ट करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसको प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में बांटना है। तो जिस दिन शेयर खरीदे थे उस दिन रिजर्व 2 लाख का था। एक काम करें, उसको मैं फिगर को थोड़ा चेंज करवा रहा हूं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन आप इसको कर लीजिए वरना वो कंफ्यूज। 1 लाख ले लीजिए इसको। जिस दिन पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर खरीदे थे उस दिन सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था, उस दिन प्रॉफिट 1 लाख था, राइट और रॉन्ग? राइट। और आज एज ऑन डेट वो 4 लाख हो गया, मैंने कोई और एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो पहले 1 था अब 4 हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट पीरियड में कितना बढ़ा? 3 लाख। ठीक है, ये 1 लाख का प्रॉफिट भी, ये 3 लाख का प्रॉफिट टोटल भी लग गया यहां पर। और इस पूरे प्रॉफिट पर अधिकार किसका है? एच लिमिटेड का 100%। मन में डाउट आएगा, नहीं सर एक बात बताइए सर, एच लिमिटेड ने जो शेयर खरीदे थे वो 1 अप्रैल 18 को खरीदे थे, तो उस दिन तक का प्रॉफिट 1 लाख था, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ 3 लाख, वही एच को मिलना चाहिए। 1 लाख का प्रॉफिट तो पहले से ही था, वो एच का थोड़ी है। राइट और रॉन्ग ये दिमाग में आता है कुछ लोगों के? नहीं सर। हाँ, वैसे नहीं आना चाहिए दिमाग में। आपको मैं एक बात बताऊं, मान लीजिए, इमेजिन करना, आज रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट है 1,000 करोड़ का, मैंने आज तक रिलायंस के शेयर नहीं खरीदे हैं, अभी जाकर अगर मार्केट से मैं 40% शेयर रिलायंस के खरीद लेता हूं, मान लीजिए मैं 40 ही ले रहा हूं क्योंकि अब अंबानी जी के पास से मैं कैसे टक्कर लूं, चलो मैं ले लेता हूं आपके कहने में 70% शेयर मैंने रिलायंस के भी खरीद लिए, सामने वालों ने बेच भी दिए, तो 1,000 करोड़ का जो उसका प्रॉफिट है वो मेरे आने के पहले का ही था। लेकिन कंपनी के केस में ये कंपनी का इस तरीके का फॉर्मेट होता है कि कंपनी के रियल ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, और जिस दिन मैं शेयर खरीदूंगा उस दिन उतना अधिकार, उस दिन तक की नेट एसेट में प्रॉफिट में मुझे मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग? ऐसा थोड़ी कि समझिए तुमने आज 70% शेयर लिए तो अब आगे से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तुम्हें 70% देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ या ना? हाँ सर। अगर आज मैं जाकर मार्केट में 70% शेयर रिलायंस के खरीद लूं तो 1,000 करोड़ का जो उसकी जो कैपिटल है उसका 70% भी मेरी, और उसके जो प्रॉफिट लॉस है उसका भी 70% मेरा। बैलेंस शीट को इमेजिन कीजिए, कैपिटल, प्रॉफिट्स, लायबिलिटीज, उधर असेट्स, तो असेट माइनस लायबिलिटी करूं नेट असेट, ये कैपिटल प्लस रिजर्व करूं नेट असेट। हाँ या ना?
हाँ सर। भाई किसी भी कंपनी की ये बैलेंस शीट ये बनाना मत, ये देख लो एक बार, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है। तो ये बैलेंस शीट टैली होगी, तो असेट माइनस लायबिलिटी करूंगा तो भी वही आएगा, और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व करूंगा तो भी वही आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो है नेट नेटवर्क। एसेट होती है। तो अगर आज मैंने जाकर मान लीजिए रिलायंस की जो शेयर कैपिटल है मान लो 10 लाख है, अभी मान लो, और उसका जो प्रॉफिट है 4 लाख है, 14 लाख है, अगर आज मैंने 10% ले लिया तो 10% शेयर कैपिटल ली तो 10% प्रॉफिट भी मेरा ही है। गेट माय पॉइंट? यस। और ऐसा नहीं है कि आज के बाद 10% मुझे मिलेगा, आज तक जो प्रॉफिट हो गया उसमें नहीं मिलेगा, नो। एज ऑन डेट, अब जब जब जो प्रॉफिट होंगे सब मेरे होंगे, अभी का जो भी प्रॉफिट है वो भी मेरा होगा, आगे जो भी होगा वो भी मेरा होगा। और यहां पर तो 100% की बात हो रही है। 1 अप्रैल 18 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को खरीद लिया, उस दिन उसका प्रॉफिट 1 लाख था, तो वो 1 लाख का प्रॉफिट पूरा एच लिमिटेड का हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास शेयर थे पहले, पूरे 100% शेयर मेरे पास थे, तो 1 लाख का प्रॉफिट मेरा था, और वो जो कैपिटल थी ऊपर कितनी, वो जो कैपिटल जो भी थी वो भी मेरी थी, मुझसे एच लिमिटेड ने खरीद लिया था, वो सब एच लिमिटेड का हो गया। एनी डाउट इन दिस? नो सर। हाँ, तो एस कहता है कि जो रिजर्वेंट सरप्लस है वो तो केवल 6 लाख इसका वाला तो आएगा ही आएगा, 6 लाख ये जो एच लिमिटेड वाला है ये तो आना ही आना है, प्लस ये एच वाला तो आ गया, और ये जो पोस्ट वाला है 3 लाख ये भी आएगा ही आएगा। तो आपको डाउट आएगा सर वो प्री वाला क्यों नहीं लिया सर आपने, एस लिमिटेड का पोस्ट आ गया। अरे भाई वो भी आ जाएगा यार, ऐसा वो क्यों नहीं आया, ये क्यों आया? अरे भाई करण आ गया है तो अर्जुन भी आ जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना? पर डाउट, हम कंसोलिडेशन का प्रोसीजर सीख रहे हैं, और कंसोलिडेशन का प्रोसीजर इंडेक्स 110 में दिया है, इंडेक्स 110 में दिया है। तो इंडेक्स 110 कह रहा है सारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज को एग्रीगेट कर दो। अब रही बात शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल पेरेंट कंपनी की लिखो सर, होल्डिंग सब्सिडरी की क्यों नहीं लिखी वो भी अभी बता रहा हूं मैं। और रिजर्व एंड सरप्लस पेरेंट के साथ सब्सिडरी का पोस्ट वाला लिखो। पोस्ट और प्री आज क्यों आया, क्योंकि आज एक्विजिशन पहले किया था, और आज हम कंसोलिडेशन अभी 31 मार्च 1 साल बाद कर रहे हैं, तो उस 1 साल के पीरियड में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो तो जुड़ जाएगा, वो तो बिल्कुल जुड़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। मन में डाउट ये आता है कि सर फिर ये 12 लाख क्यों नहीं आया, इसका सर इसका 1 लाख बचा है अभी वो, और ये ठीक है कि नहीं? ठीक? यस सर। हाँ, अब यहां पर ये हो गया 1 लाख और 3 लाख, तो 3 लाख तो मैंने ले लिया। अब यहां पर हम बात करते हैं, जो मैं पूछूं आंसर देना, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी ये कितनी थी, जरा जल्दी बताना। तो 12 लाख। सर ये नहीं लिया आपने। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1 ऑफ लाख। सब्सिडरी, सर ये भी आपने नहीं लिया, आप बहुत गंदे हो सर। मैंने कहा रुकिए तो सही, ठीक है, ये ऑन डोआ यानी डेट ऑफ एक्विजिशन, और शेयर कैपिटल भी आज 12 लाख है, पहले की कुछ भी नहीं दे रही, तो क्या असम्पशन लेंगे कि पहले भी डीओ जो है सेम रही होगी? यस सर। भाई कुछ दिया नहीं है तो 12 लाख की कैपिटल आज है, तो 12 लाख की शुरू में भी होगी। तो जिस दिन पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर, जिस दिन एच लिमिटेड ने एस के शेयर एक्वायर किए, उस दिन की नेटवर्थ बताओ, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी 13 लाख रुपए। ऑन डोआ 13 लाख। अब सुनना, आपने 13 लाख जिस दिन आपने शेयर खरीदे उस दिन आपको कितने का हिस्सा मिला? 12 लाख की तो कैपिटल आपकी हो गई, हाँ या ना? हाँ। और उसी दिन आपको 1 लाख रुपए का फायदा भी हो गया, उसी दिन सेम डे, राइट? 3 लाख का तो बाद में हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि साहब आपने 13 लाख की नेटवर्थ ले ली, 13 लाख की नेटवर्थ ले ली, सुनना ध्यान से आराम से। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी बताना होल्डिंग की?
अरे जो फिगर्स मैंने जोड़े नहीं है उन्हीं को लिख रहा हूं मैं। 13 लाख रुपए, 13 13 लाख लाख रुपए। रुपए, 13 लाख। तो 13 की चीज 14 में लेते तो गुडविल, 13 की 12 में लेते तो गेन ऑन बार्गेन परचेज। यहां पर ना तो गुडविल है, ये ए है और ये बी है, डिफरेंस निकाल लिया। और ये डिफरेंस मैंने सेम आपको निकलवाया था कब, पिछले सवाल में भी, जब यहां पर सेम डेट पर एक हमने कंसोलिडेशन किया था, राइट। हाँ सर। तो यहां पर गुडविल आएगी कि गेन ऑन बार्गेन परचेज, जल्दी बोले। कुछ भी नहीं आएगा सर। तो ये जो है नील आ गया यहां पर। देखो बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं हुई। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। क्योंकि बैलेंस शीट टैली की नहीं जाती, हो जाती है। जाती है, हो गई हो गई कि नहीं। सर। हो गई सर। तो कहने का मतलब ये है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कंसोलिडेशन प्रोसीजर का नोट डालेंगे हम। सर पहले भी लिखवाया था आपने, हाँ तो फिर लिख लो प्रोसीजर। करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स। 13 कैसे आया? 13 वो 16 में से 3 माइनस अभी अभी मैं बता रहा हूं, और बता रहा हूं, टेंशन मत लो। पहले जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए, सब आ जाएगा, 13 14 सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 2 मिनट रुकिए बस। करंट एसेट किसकी लेना है सर? H प्लस एस की। ये भी H प्लस एस की, ये भी H प्लस एस की, ये भी H प्लस एस की। हाँ सर। और जो है शेयर कैपिटल सर किसकी लेना है? सिर्फ H की। और रिजर्व एंड सरप्लस किसके लेना है? तो H के लेना है, प्लस पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ S, ये जोड़ दिए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बोल, जल्दी बोलो। नहीं है सर। अब डाउट यही तो है ना सर, कंसोलिडेशन का मतलब, अरे देखो कंसोलिडेशन का मतलब होता है सबको जोड़ दो। तो आपने सर सबको तो जोड़ दिया, करंट एसेट जोड़ दी, करंट लायबिलिटी जोड़ दी, नॉन करंट एसेट जोड़ दी, नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दी। तो ये चारों में तो डाउट नहीं आया सर, इनको जोड़ दिया। सर शेयर कैपिटल में आपने एस की कैपिटल नहीं ली है ना? शेयर कैपिटल जो है, जो एस लिमिटेड की, सर वो क्यों नहीं जोड़ी आपने? सर जो रिजर्व एंड सरप्लस था प्री वाला, वो क्यों नहीं जोड़ा सर आपने? और जो इन्वेस्टमेंट थे एस के, एच के एस में, इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, सर इनको आपने नहीं जोड़ा। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था एच ने। अरे ये तीन ही फिगर्स में तो डाउट आ रहा है आपको कि सर ये जोड़े क्यों नहीं, पर इनका नेट इफेक्ट 0 आ गया ना इस सवाल में। हाँ सर। ठीक है सर यार रिजर्व एंड सरप्लस में एक और चीज आएगी ना, गुडविल और। तो वो आया ही नहीं ना इस सवाल में, मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल लिया है। हाँ इसमें नहीं है, हाँ वैसे प्रोसीजर में आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, अभी तो आएगा। तो इट में भी वही, तो अभी मेरा मैंने पेड़ बनाया अभी पूरा का, कि पेड़ अब बनेगा ना, ये बन गया पेड़। हाँ ये बात भी सही है, ये पेड़ पेड़ पूरा बनेगा, पेड़ तो अब बनेगा। तो ये नील भी आ सकता है, जीओबीपी भी आ सकता है, और गुडविल भी आ सकती है। अभी मैं ले रहा हूं इसी सवाल में, डोंट वरी। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो आ गया। कॉन्टिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल। अच्छा सर सेम एग्जाम्पल ले लोगे अब आप? मैंने कहा बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ले लेंगे।
एस लिमिटेड का जो रिजर्वेंट सरप्लस था 1/4/18 को, वो 2,50,000 ले लिया हमने। ये लो, बस वही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब सेम। तो अब पर्टिकुलर्स, इंडेक्स 110 कहता है कि सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटो। तो प्री और पोस्ट उस दिन 2.5 लाख का था, आज 4 लाख का, तो 2.5 और 1.5 हो गया कि नहीं? अभी जल्दी बताओ। यस सर। ये 2,50,000 प्री का प्रॉफिट हो गया और 1,50,000 पोस्ट का प्रॉफिट हो गया, राइट? राइट सर। हाँ, तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, आपके लिए पहले बैलेंस शीट बना देते हैं सीबीएस। कोई ज्यादा बड़े फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, अभी आप सीबीएस को नॉर्मली बनाइए, सिंपली सीबीएस बनाएंगे। हमारा उद्देश्य अभी प्रेजेंटेशन सीखना नहीं है, पहले कैलकुलेशन सीखना है। तो नॉन करेंट असेट आएंगी, करेंट असेट आएंगी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएंगी, करेंट लाइबिलिटीज आएंगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, जोड़ जोड़ के लिख दीजिए तो फटाफट से क्या क्या था चला बताना। 25 और 16 तो वैसा का वैसे ही है। हाँ सर। नॉन करंट लाइबिलिटी 7,50,000, 750 और 4,50,000। ये भी वैसे ही है, कहीं कोई चेंज ही नहीं है। अब बचती है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्वेंट सरप्लस। तो इक्विटी कैपिटल सिर्फ किसकी आएगी जल्दी बता दें? पेरेंट कंपनी। ये भी लिख दी 20 20 लाख। लाख। अब रिजर्वेंट सरप्लस के केस में यहां पर जरा देखिए, इसका 6 लाख तो आना ही आना है। ये एच वाला तो आएगा ही आएगा, सीबीएस एच प्लस एस की बन रही है। यस सर। ये एच लिमिटेड का तो आएगा ही आएगा, प्लस एस लिमिटेड का जो पोस्ट वाला था 1.5 लाख केवल, वो आएगा, राइट? राइट सर। वो तो आएगा ही आएगा। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं, अब जरा मैं वो निकाल रहा हूं। बताओ शेयर कैपिटल कितनी थी एस लिमिटेड की? 12 लाख। ये 12 लाख की कैपिटल थी जिस दिन एच ने इसके शेयर लिए थे। उसी दिन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था? 2.5 लाख। डोआ पे ही देखेंगे, ये भी उसी दिन, उस दिन की कैलकुलेशन हो रही है ये। तो एस लिमिटेड का वो 2.5 लाख का प्रॉफिट था। तो एक तरीके से जिस दिन एच ने इसके शेयर, इसको ऐसे समझिए, पढ़िए, पहले वाले में 13 कैसे आया था, अब वाले में 14.5 आ रहा है, 14,50,000 आ गया, आया कि नहीं? यस सर। तो ये नेटवर्थ है, औकात किसकी? एस लिमिटेड की। कब? डोआ, डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन, एज ऑन डेट। और असेट लायबिलिटी एज ऑन होती है, ऐसा थोड़ी कि पहले थी तो अब नहीं रहेगी। एज ऑन उस दिन जब हमने एच ने इसके शेयर खरीदे थे तो 12 लाख की कैपिटल ली थी और उसी दिन 2.5 लाख का प्रॉफिट मिल गया था। तो उस दिन 14.5 लाख की बातें हुई थी। यस और नो? सर जो आपने शेयर कैपिटल बताई वो तो डॉग की है ना? हाँ तो भैया डॉग की कैपिटल, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, साल के एंड में लैंड का बैलेंस 10 लाख है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो ओपनिंग में कितना था? 10 ही होगा बस। ये साल के शुरू में 10 लाख है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई खरीदा बेचा नहीं है, तो आखिर में कितना होगा? 10। तो मैं सिंपल सी बात यही करूंगा कि शेयर कैपिटल जब इशू का मेरे को नहीं दे रखा है, ठीक है ना, मैं नोट लिखवा देता हूं, इस चीज को मैं नोट लिखवा देता हूं। अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 13 लाख है, तो 14.5 की चीज 13 में मिल गई, ए माइनस बी हमारा पॉजिटिव आ गया 1.5 लाख। तो ये फायदा है कि नुकसान? फायदा है, गेन ऑन मार्केट, गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो यहां पर नोट डाल लीजिए, अज्यूमिंग मतलब रीजनेबल अजम्पशन है ये। अरे बाकी एसेट लायबिलिटी तो नो डाउट चेंज हुई होगी यार, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, वो तो सब चेंज हुई होंगी, पर अभी हमारा कुछ रीजनेबल अजम्पशन ये लेके चलना है। शेयर कैपिटल on DOA same as on DOC। सर चेंज हो गई तो वो भी करवा दूंगा सवाल, डोंट वरी। अभी मैंने मान लिया कि अभी 12 लाख की कैपिटल, तो पहले भी 12 लाख की होगी क्योंकि मैंने इस साल शेयर कैपिटल इशू नहीं की है।
तो ये अब 1.5 लाख जो आएगा, ये आएगा तो सही, ये कितना आएगा जरा देखना तो, ये 1.5 लाख गेन ऑन बार्गेन परचेज के नाम से आएगा 9 कि लाख। नहीं? यस सर। तो आ तो वही 9 लाख गया वापस से ही। अरे हाँ या ना? हाँ सर। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? एक चीज पूछूं, जब आपने पहला क्वेश्चन उसी और डीओए इक्वल थे, हाँ बोलिए। तो जब आपने पहला क्वेश्चन कराया था हाँ बोलिए, पहला क्वेश्चन कराया था तो सर उसमें आपने गेन ऑन बार्गेन परचेज नेटवर्क में से निकाला, हाँ जी, आपने फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज नेटवर्क से निकाला था आज भी वैसे ही निकाला है। और उसको रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ दिया था। हाँ तो उस दिन उस वाले सवाल में जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन था, उसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही था, पोस्ट वाला था ही नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट वही की वही है, ध्यान से सुनना। जो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकलता है वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलता है, ठीक है? लिखिए नोट, गुडविल और गेन ऑन, एक बात समझिए, ये कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा भाई। 10 रुपए की चीज 12 में खरीदी तो आज गुडविल 2 रुपए की है, तो बाद में भी वो 2 रुपए की रहेगी, राइट और रॉन्ग? वो तो कभी भी कैलकुलेशन करो वो वाली, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज मैं कैलकुलेट कभी भी कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। अराइजेज ऑन डोआ ओनली, या लॉजिकली सोचिए इसको। मैंने 10 रुपए की चीज 12 में खरीदी, 2 रुपए गुडविल, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में खरीदी, कैपिटल गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो ये तो जिस दिन खरीदा उसी दिन का फिगर है ना, मैं कैलकुलेशन 1 साल बाद कर रहा हूं, उससे क्या होता है, राइट? हाँ और सर। मेरे अभी वाले सवाल में शेयर कैपिटल पहले भी वही थी, आज भी वही है, रिजर्व एंड सरप्लस पहले अलग था, अभी अलग है। तो रिजर्व में पोस्ट वाला फिगर आया है। और जिस पहले एग्जांपल की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हमने जिस दिन एक्वायर किया था उसी दिन कंसोलिडेट किया था, सेम डे, तो उस दिन सब्सिडरी कंपनी का उस बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा ही प्री एक्विजिशन डोआ डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट था, राइट? यस सर, आ गया समझ। राइट। लेकिन अभी और टेंशन मत लीजिए, अभी तो मैं और आपको करवाने वाला हूं। अभी एक ऐसा सवाल करवाऊंगा जिसमें एक साथ 2 कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनवाऊंगा, एक डोआ की भी बनवा दूंगा और एक अलग डेट के आगे भी बनवा दूंगा, डोंट वरी। सर नॉर्मली मैनेजमेंट गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज डेट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करता है डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। आप इस बात को सोचिए, कभी भी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन कभी भी कर लो, लेकिन जब कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनेगी तब करना है। मुद्दा ये है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट कब बना रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? राइट। मैं इसीलिए कह रहा हूं, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज अराइजेज ऑन डोआ ओनली। वो तो जिस दिन तुमने एक्वायर किया था उसी दिन या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन हाँ। एंड कैलकुलेटेड, ऑन ये तो डीओसी। अराइजेज एंड कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, यानी डॉक। इज इट क्लियर? क्लियर सर। हाँ जी। अब जरा मान लेते हैं, मैं एक और फटाफट करवा देता हूं एक क्वेश्चन और यहां पर। इफ एक बार वो पेड़ दिखाना, कौन सा वाला? पेड़, बैलेंस शीट? नहीं सर वो पेड़। ट्री 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 दिखा दो सर। पेड़ पेड़ सर, पेड़। अच्छा पेड़, पेड़ देखना है, पेड़ के फल भी देखना अभी। अब यहां पर आ जाओ, इफ, वही सवाल ले रहा हूं मैं, सेम सवाल। इफ ऑन 1/4/18 रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ, लो भाई एस लिमिटेड, लो 10,000 रुपए ले लिया, बस केवल 10,000 ही था। अब जरा प्री बताओगे क्या?
राइट? 10,000। यस सर, बिल्कुल। भाई उस दिन 10,000 था और आज 1 साल बाद 4 लाख है, तो उस दिन 10,000 था तो साल भर में 390 हुआ तो पोस्ट हो गया ना। यस सर। अब हम CBS बना देते हैं, ये H+S की बनेगी। अरे जितना आप सोच रहे हो ना उतना कुछ ड्रामा है ही नहीं। मैंने इतना आसानी से आपको CB कंसोलिडेशन बता दिया है कि आपको इतना कई बार क्या होता है ना, चीज बहुत आसान हो जाती है तो समझ में नहीं आती। अरे ये क्या हो गया, NCA 25 और 16 वैसा का वैसे ही। यस सर, 25 और 16। ये इसमें कहां दिक्कत आ गई? देखो फंडा है कि ये कंसोलिडेशन में सबको जोड़ना था आपको, लेकिन आपने सबको कुछ चीजों को तो डायरेक्टली जोड़ दिया और कुछ को पहले तोड़ा फिर जोड़ा कहीं अलग अलग जगह पर, और कुछ को सेट ऑफ कर दिया। बस अंतर सिर्फ इतना सा है। और सेट ऑफ करना कोई गलत बात नहीं है। मेरे को आपसे 100 रुपए लेने, आपको 100 रुपए देने, मेरा बिजनेस अलग आपका बिजनेस अलग, तो बिल्कुल लेना देना दिखाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए कि हम दोनों एक हो गए तो अब हमको हम दोनों का बिजनेस मर्ज हो गया, एक तरीके से बुक्स में मर्ज कर रहे हैं हम, तो लेना देना क्या दिखाना, आपस में सेट ऑफ कर दो। अब वो सेट ऑफ में प्री वाला क्यों जोड़ रहे हैं वो भी, उसका भी लॉजिक भी बताऊंगा मैं भी, पर पहले प्रोसीजर समझिए आप। ये शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व एंड सरप्लस है। चलो NCL और CL बता दो तो। 7,50,000 और 4,50,000। ये भी हो गया साहब। और रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख तो आना ही आना है, बिल्कुल सर। और पोस्ट वाला 390 भी आना ही आना है, राइट? 3। यस सर। पोस्ट वाला आ जाएगा। प्री वाला, प्री के साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं उसका रीजन में अभी मैंने नहीं बताया है, पर मैंने बताया कि भाई ये उस दिन की बात है, ये उन दिनों की बात है। कंसोलिडेशन भले ही आज कर रहे हैं, पर ये जो प्री वाला प्रॉफिट है ये उन दिनों की बात है। शेयर कैपिटल उस दिन एक्वायर की थी, इन्वेस्टमेंट उस दिन एक्वायर किए थे, तो 390। कैपिटल सिर्फ किसकी आएगी? पेरेंट Parent कंपनी एस लिमिटेड। अब आपको जो डाउट आया वो सिर्फ यही आया कि सर आपने एक तो सर गंदी बात करी। मैंने कहा क्या गंदी बात की? बोले सर एक तो आपने शेयर कैपिटल नहीं ली। किसकी? मैं बोले सर एस लिमिटेड की। ये डॉक और डोआ 12 की लाख सेम है। ये हमारा इस क्वेश्चन में असम्पशन है, आगे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं। हाँ सर ये ठीक है, तो 12 लाख की थी। जिस दिन एच ने एस के शेयर खरीदे थे वो 12 लाख के थे, और उसी दिन इसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिला जल्दी बताना आप। 10,000 रुपए उसी दिन। अब ये मालूम ठगा गया, इसने 12-10 की चीज 13 में खरीद ली, राइट? 13 लाख में ले ली। हाँ राइट सर। तो उसी दिन ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसी दिन उन्हीं डेट ऑफ एक्विजिशन का ही है। मैं इस पूरे स्टेटमेंट के लिए बोलूंगा ये उन दिनों की बात है, 13 लाख। और साहब ये अगर ए है, ये अगर बी है, भाई कैपिटल और रिजर्व मिला के उस दिन की बात कर रहे हैं। नेटवर्थ, नेटवर्थ की बात है ये, और नेटवर्थ भी कब की है? डेट ऑफ एक्विजिशन की है। डाउट यही कि सर प्रॉफिट तो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन का लिया, लेकिन आपने कैपिटल डेट ऑफ एक्विजिशन की नहीं ली। वो डेट ऑफ एक्विजिशन की ली है मैंने। आज 12 लाख है, उस दिन भी 12 लाख थी। तो अब बताओ 12 लाख की चीज 13 में लेते तो गुडविल आती 1 लाख की, लेकिन 12 लाख की चीज के साथ आपको 10,000 का प्रॉफिट भी तो मिला। तो एक तरीके से आपको प्री वाला प्रॉफिट 12, टोटल आपको जो नेटवर्थ में हिस्सा मिला वो 12,10,000 का मिला, और 13 लाख रुपए के आपके इन्वेस्टमेंट थे। तो अब की बार यहाँ पे ए माइनस भी नेगेटिव आ रहा होगा आपका, आ रहा है कि नहीं? यस सर। 90,000 गुडविल तो लॉस है, तो ये गुडविल है साहब। सेम आगे इस बार में 9 लाख और मैं यहाँ पर इस गुडविल को लेस कर देंगे। लेस नहीं कर दूंगा, असेट साइड में लिखूंगा ना, हाँ तो भी मेरी बैलेंस शीट टैली है साहब, आप देख लें। यस यस। क्योंकि बैलेंस शीट टैली की नहीं जाती, हो जाती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हो जाता है। ये हो गई कि नहीं? यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। आपके मन में डाउट ये आ सकता है अब कि सर प्री वाले को आपने जोड़ा क्यों नहीं रिजर्व में, और उसको आपने गुडविल सीआर के लिए क्यों लिया? इस पर मैं लॉजिकल डिस्कशन अभी करूंगा आपके साथ। पर इंडेज 110 कोई कंसेप्ट बताता ही नहीं है, पहली बात तो।
इंडेक्स 110 बताता है कंसोलिडेशन का प्रोसीजर। कंसोलिडेशन मतलब सबको जोड़ दो, लेकिन मैं इस चैप्टर का दूसरा नाम बताता हूं, जोड़ तोड़ वाला चैप्टर। कुछ को जोड़ दो, कुछ को तोड़ के फिर जोड़ दो। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी को एज इट इज जोड़ दिया, अनलेस अनटिल अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो जोड़ दिया। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी की आई, अब बच क्या गया, सब्सिडरी की कैपिटल बच गई और दोनों के रिजर्व एंड सरप्लस बच गए और इन्वेस्टमेंट बच गया। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट तो आपस में कैंसिल होंगे ही होंगे, बस रिजर्व एंड सरप्लस वाला प्री वाला भी उसमें चला जाएगा गुडविल जीओबीपी में, बाकी रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज जुड़ जाएगा। पेरेंट कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस और सब्सिडरी का पोस्ट वाला रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज जुड़ जाएगा। राइट राइट। बस